क्या वर्ल्ड वार 3 होने वाला है? इसका आंसर और इसका सवाल, ये सवाल हर किसी के मन में आजकल चल रहा है। क्या वर्ल्ड वार 3 होने वाला है? और अगर हुआ तो हम जैसे लोगों के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्रिएट हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन को पार्ट लेने की क्या जरूरत थी। यूक्रेन है तो छोटा सा, राइट? तो क्यों रशिया से वो भिड़ रहा है या फिर क्यों उससे फाइट कर रहा है, इसका आंसर मैं लास्ट के 2 मिनट में जरूर दूंगा कि क्या ऐसा हुआ था कि यूक्रेन बहुत पीछे रह गया इस मामले में, राइट? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यूक्रेन और रशिया, आपको अभी न्यूज में तो आप देख ही रहे होंगे कि रशिया लगभग बहुत अच्छी लेवल पे यूक्रेन में घुस चुका है, लगभग बहुत सारी चीजें काबू कर चुकी है। लेकिन बाकी के जो देश है वो क्यों नहीं इस मामले में आ रहे या फिर पार्ट ले रहे या फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, क्यों नहीं कर रहे ये देश, राइट? क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत अच्छा सपोर्टर है यूएस उसका, राइट? तो अमेरिका उस मामले में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अमेरिका अगर यूक्रेन को सपोर्ट करता है तो रशिया यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पावर है, सुपर पावर है, तो उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे चाइना, क्योंकि वो बहुत अच्छा सपोर्टर है रशिया का, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मामला बढ़ सकता है, राइट? और सबसे मेन चीज, जो नाटो के देश है, जो भी 32 कंट्रीज है नाटो की, वो भी इसमें पार्ट ले सकती है, राइट? तो लगभग यहाँ पे भी बहुत बड़ा सुपर पावर हो जाएगा। यूएस, यूक्रेन और वो नाटो के सारे देश यहाँ पे एक में आ जाएंगे और यहाँ पे रशिया और चाइना रहेगा। और चाइना ने बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफ्रीका में, तो यहाँ पे अफ्रीका भी सपोर्ट में आ जाएगी चाइना के और रशिया के। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, उसके लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पे। भगवान करे, हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सुपर पावर एक दूसरे से बहुत अच्छी लेवल पे बहुत बड़ा ये वॉर हो सकता है। उससे मेन चीज, यूक्रेन जो है उसके पास 2.5 लाख अपने सोल्जर्स है और रशिया के पास अपने खुद के 8.5 लाख सोल्जर्स है। अगर रशिया के साथ चाइना आ जाए और यूक्रेन के साथ यूएस आ जाए तो ये वॉर बहुत बड़ी हो सकती है, ये कभी रुकेगी नहीं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है, राइट? तो इसीलिए बाकी की कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रही है, इसका ये मेन चीज है, राइट? और ये सब ऐसा नहीं होगा कि आपके घर पे आके बॉम्ब पड़ेंगे, ऐसा अटैक नहीं होंगे, राइट? ये मतलब बहुत बड़ा, ये टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आने वाला है। क्योंकि आप देखते हो रशियन हैकर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ी लेवल पे रशियन हैकर का नाम इस दुनिया में बहुत फैला हुआ है, राइट? अगर गवर्नमेंट ने इस हैकर्स को एलिजिबिलिटी दे दी, ताकत दे दी, तो ये क्या कर सकते हैं ये आपको भी नहीं पता। क्योंकि आपके जो पैसा है आपके जेब में नहीं, कहाँ पे? डिजिटली है, आपके बैंक्स में, आपके अकाउंट्स में, तो ये डिजिटली है। तो ये किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं ये आपको भी नहीं पता, राइट? तो ये सिर्फ बॉम्ब्स की मतलब वॉर नहीं होने वाला, ये टेक्नोलॉजी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो लगभग 1914 से 1918 तक हुआ था, 4 साल ये चला था और इसमें लगभग 2 मिलियन लोग यहाँ पे, मतलब 2 करोड़ लोग यहाँ पे मारे गए थे, राइट? और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से 1945 में हुआ था, लगभग 6 साल वो चला था और उसमें लगभग 80 मिलियन, 8 करोड़ की यहाँ पे डेथ हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी। तो ये मेन चीज है यहाँ पे। तो सोचिए अगर ये वर्ल्ड वॉर होता है तभी का एक एग्जांपल है, जैसे कि और उसी पीरियड में यूएस ने, अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, अपने अनुभव टेस्ट किए थे, एटम बम, राइट? तो पहली चीज, जब हिरोशिमा पे किया था तब लगभग 1,30,000 लोगों की डेथ हुई थी और जब नागासाकी पे किया था 1,39,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग, उससे भी ज्यादा हो गई होंगी, ये मतलब ये डेटा के रिकॉर्डिंग ये आया है, राइट? तो आज सोचिए 2 बम से इतनी हानि हो सकती है, लेकिन एक का जो डेथ रेट होता है वो 1.5 लाख होता है। तो मतलब तब पॉपुलेशन डेंस भी इतनी कम थी, लेकिन आज के समय में पॉपुलेशन डेंस भी बहुत अच्छी लेवल पे बढ़ चुकी है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है, राइट? तब यूएस ने इतनी बड़ी हानि करी थी 2 एटम बॉम्ब से। तब भी जापान के पास होता तो जापान भी वहां पे हमला कर सकता था, लेकिन तब उनके पास नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था जापान। लेकिन आज के समय में 9 देशों के पास लगभग 16,300 एटम बॉम्ब्स, वेपन्स आज के समय में तैयार है, राइट? तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट या फिर कितना बड़ा वॉर हो सकता है,
राइट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट के 2 मिनट में बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन जो है वो पीछे रहा है या फिर अपना सुपर पावर, स्ट्रांग पावर नहीं बना पा रहा है। राइट। तो हुआ कुछ ऐसा था, 28 साल पहले हुआ था एक धोखा। राइट। तब हुआ कुछ ऐसा कि बनता है 1 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ बना, यूएसएसआर बना, और उसके बाद 5 दिसंबर 1994 में सारी एक समझौता हुआ, इंग्लैंड, रशिया और यूएस एक में आके एक समझौता हुआ। ऐसा एक समझौता हुआ जहां पे इंग्लैंड, रशिया और यूएस बोले कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं अगर आप ये सारे हथियार, अपने वेपन्स नष्ट कर दो। तो इसी बात में आके यूक्रेन ने अपने सारे टैक्टिकल बॉम्ब को नष्ट कर दिया और जो बड़े बड़े वेपन्स थे वो रशिया को दे दिए। राइट। तो ये सबसे बड़ा धोखा जो हुआ था यूक्रेन के साथ, और आज के समय में कोई हमला कर रहा है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। राइट। तो ऐसी आज सिचुएशन हो गई है। तो यही है, बस ये वॉर ना हो, यही हमारी गुजारिश है। बस सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अभी तो इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया है तो लगभग सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, और यही है बस।